historic meeting of the Prime Ministers of Pakistan and अटल जी ने कहा था कि आप मित्रों का चयन कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी का चयन नहीं कर सकते। पड़ोसी पड़ोसी होता है। पड़ोसी देशों के साथ हमारा संबंध अगर ठीक नहीं रहेगा तो घरेलू जो परिस्थिति है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। भारत और पाकिस्तान में जो कुछ अमन मिटाव है उसमें जो सुधार होने के लिए जरूर इसका उपयोग हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का सीधा सीधा असर बॉर्डर पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। ये बहुत छिछोरी डिप्लोमेसी है। हमारे हित में है कि वो हमारे अनुकूल रहे। डायलॉग को देना चाहते हैं। नवाज शरीफ जीते थे, उन्होंने प्रेस को ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मनमोहन सिंह भी आ जाए। यही कहना चाहिए था, ऑफिशियल इनविटेशन नहीं भेजना चाहिए। पूरा चुनाव उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा भारत में चलाई जा रही आतंकी गतिविधियों के खिलाफ लड़ा है। अब वो किस राजनीति के तहत श्री शरीफ साहब को अपने न्योते में बुलाना चाहते हैं, पहले स्पष्ट करें। अगर सभी पड़ोसियों को बुलाया है और सभी अगर आते हैं तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी। अगर फर्ज कीजिए नवाज शरीफ नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा? तो मोदी के शपथ ग्रहण में आने का नवाज का शरीफ साहब का जो फैसला है उसके कल आने की उम्मीद बताई जा रही है। उसका सबको इंतजार है। फिलहाल हम बात कर सकते हैं तस्नीम असलम साहब से, जो कि पाकिस्तान जी उनसे हम बात कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब खुद आना चाहेंगे या चूंकि उनको न्योता मिला है तो वो किसी और को भेजेंगे। मैम, यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का फैसला पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ साहब की तरफ से आने की उम्मीद की जाए। देखिए, पहले तो एक चीज जहन में रखिए कि ये जो दावतनामा है ये कल दोपहर के बाद हमें मौसूल हुआ है और नेचुरली फिर उसका प्रोसेसिंग होती है। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को भेजा गया और उन्होंने सुबह देखा होगा और उसके बाद वो उस पर थोड़ी बहुत सोच विचार तो करेंगे। और हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन ये है कि आज रात से कल सुबह तक उस पर कोई फैसला ले लेंगे। जी, तो आप लोगों की खुद की उम्मीद है कि आज ये एक स्पेकुलेशन हो जाएगी कि वो खुद टाइम निकाल सकेंगे इतने शॉर्ट नोटिस पे या किसी को नॉमिनेट करना चाहेंगे, ये बात मैं अभी कह नहीं सकती, लेकिन फैसला कोई ना कोई हो जाएगा आज रात को या कल सुबह तक। जी, बेसिक बात यह है कि हम उम्मीद करें कि कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन जरूर होगा, या ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है? नहीं, वो तो एक्चुअली अगर एक इनविटेशन है तो रिप्रेजेंटेशन तो जाहिर है होगी। वो तो उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है कि ताल्लुकात में बेहतरी लानी है, बातचीत शुरू करनी है। और हम कहते आए हैं कि जो भी हुकूमत हो भारत के में, वो भारत के लोगों का फैसला है और हमने ताल्लुकात में बेहतरी लाने की अपनी कोशिशें जारी रखनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने बताया, ये फैसला अब होने की उम्मीद है और सबकी निगाहें इसकी तरफ रहेंगी, क्योंकि जिस किस्म के मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी की जीत हुई है, अगर उनके शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ साहब आते हैं तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी। मेरे साथ उमा मौजूद है, उमा शंकर हमारे साथ मौजूद है। उमा, आपके तमाम जो जर्नलिस्ट मित्र हैं वहां पर, अगर उनसे कोई आपकी बातचीत हुई हो तो कुल मिलाकर ये कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान में?
जी देखिए, आप जब अभी बात कर रहे थे तो हमारी बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो रही थी और उन्होंने कहा कि बहुत सीरियस किस्म का जो ये इनविटेशन है वो पहली नज़र में पाकिस्तान को लगा है और इसलिए बहुत सीरियस कंसिडरेशन इस पे चल रहा है। जिस अधिकारी से हमारी बात थी उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्योंकि कल से अब तक का वक्त हमने लिया है तो आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस कंसिडरेशन हम इस बात को दे रहे हैं और कल सुबह तक इस बात पर हम फैसला ले लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कल दोपहर के बाद जब उनको इन्विटेशन मिला है तब से लेकर आज अभी तक 36 घंटे हो गए और अभी तक कोई एक फैसला नहीं लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सकारात्मक तौर पे पाकिस्तान इसमें सोच रहा है। जहां तक जर्नलिस्ट दोस्तों की बात है या वहां के जो राजनीतिक दल के नेताओं की बात है, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है उनकी बातचीत से समझ में आता है कि एक दुविधा है पाकिस्तान में। एक दुविधा तो ये है कि जिस तरह से सेना और ISI जियो न्यूज के बहाने एक तरह से जो जमहूरी गवर्नमेंट है वहां पे उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुई है, वैसे में बहुत ज्यादा माकूल स्थिति नहीं है नवाज शरीफ के लिए कि वो पाकिस्तान से निकलकर भारत का दौरा कर सकें और यही उनके पैरों पर कहीं ना कहीं बेड़ी डाल रही है। लेकिन जहां तक बात उनके आने की है तो वो ये भी सोच रहे हैं कि बेशक प्रधानमंत्री की हैसियत से उनकी पैरों पर कुछ बेड़ियां हों, लेकिन वो अपना स्टेट्समैनशिप दिखाना चाहें तो एक बहुत बड़ा संदेश होगा दुनिया के देशों के लिए कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए किस तरह से वो एक्स्ट्रा माइल चलने को तैयार हैं। और जब उन्होंने ऑफिस संभाला था तो हमसे बातचीत करते उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 1999 में जहां थ्रेड छोड़ा था वहीं से मैं आगे ले जाना चाहता हूं। तो अब जबकि भारत की तरफ से एक बहुत ही सीरियस किस्म का इन्विटेशन वहां गया है तो एक सीरियस कंसिडरेशन वहां पे चल रहा है और दुविधा के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश है। हमारी जानकारी ये भी कहती है कि सऊदी अरब को भी बीच में लिया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको किसी न किसी तरह कन्विंस करे कि वो नवाज शरीफ के इस तरह की यात्रा में किसी तरह की कोई खटका डालने की कोशिश न करे। ये हमारी जानकारी कहती है और यही वजह है कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। अभिज्ञान उमर, दूसरी जो जैसा आप कह रहे हैं कि उम्मीद की जा रही है कि ये फैसला लिया जाएगा, जो दूसरा बड़ा पॉइंट है कि रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे कि हम फॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों से भी बात कर रहे थे, आपके अपनी आकलन से अगर नवाज शरीफ नहीं तो किस स्तर का, किस लेवल की नुमाइंदगी होगी, रिप्रेजेंटेशन होगा? जी देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक अव्वल तो वो खुद आना चाहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं आए तो उसकी सूरत में वो सबसे जो अपने नज़दीकी हैं उनको भेजना चाहेंगे या फिर जो क्योंकि विदेश मंत्रालय उन्हीं के पास है और जो उनके सलाहकार हैं विदेश मंत्रालय के सरताज अजीज, उनको वो भेज सकते हैं यहाँ पे। कम से कम इतने बड़े अधिकारी को तो जरूर भेजेंगे ताकि ये ना लगे कि उन्होंने इस न्योते की अनदेखी की है। लेकिन अव्वल यही कहा जा रहा है कि वो खुद अपना मन बना रहे हैं कि वो खुद जाएं, लेकिन इस दुविधा के बीच कैसे रास्ता बनाएं उसको देखने की कोशिश वो कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और वहां पे अपनी स्थिति को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे बजाय इसके कि सिर्फ वो एक फैसला ले ले कि मुझे हिंदुस्तान जाना है। तो कहीं ना कहीं मामला इसी पे अटका हुआ है कि आखिर वो अगर हिंदुस्तान आते हैं तो कैसे अपनी डोमेस्टिक अपनी जो जनता है, अपनी जो आवाम है, उसको क्या मैसेज देते हैं और खासतौर पे जो इदारे उनके खिलाफ खड़े हैं उसको किस तरह से वो कंट्रोल में रखते हैं। जी उमा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि मुझे वाजपेयी की, मैं बार बार कहता हूं, उनकी सरकार का वो सारा समय याद है। जब आगरा समिट हुई थी तो मैं वहां पर भी मौजूद था, आपकी तरह हम दोनों लोगों ने जर्नलिस्ट के तौर पर पाकिस्तान की यात्राएं की हैं। प्रश्न ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी को एक कोएलिशन का नेता माना जाता था और वो उस डिप्लोमेसी का समय अलग था। नरेंद्र मोदी खुद की एक आपार सफलता पर आकर काबिज हुए हैं, तो ये एक किस्म से थोड़ा सा फर्क है जिसको यकीनन वहां पर बैठे लोग एनालाइज कर रहे होंगे। तो जैसे आपने कहा और मैं आपकी उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये नवाज शरीफ के लिए भी एक ऐसा मौका हो सकता है जिसको वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कह सकते हैं। ये कितना बड़ा कंसिडरेशन होगा कि वाजपेयी एक कोएलिशन के लीडर थे, मोदी भी एक कोएलिशन के लीडर हैं, लेकिन उनकी खुद की ताकत इस चुनाव के जरिए बहुत बड़ी निकल कर आई है। जी बिल्कुल, देखिए इसलिए ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पे आती है, क्योंकि वो खुद बीजेपी की जो मेजोरिटी है वो आई है, वो अपने बूते सरकार बना सकती है। अलबत्ता ये अलग बात है कि एनडीए पहले से जो थी वो फॉर्म में थी और एनडीए के नेता के तौर पे भी नरेंद्र मोदी चुन लिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि
अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कैपेसिटी में जो कुछ किया या नरेंद्र मोदी जो अपनी कैपेसिटी में कुछ करने जा रहे हैं, उस दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि जिस तरह से चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर भाषा जिस तरह की अख्तियार की, जिस तरह से निशाने पे रखा, और बीजेपी ने जिस तरह से मनमोहन सरकार की पाकिस्तान नीति को लगातार मजम्मत की, उस पर लगातार प्रहार किए, उसके उलट जाकर अगर अपने शपथ ग्रहण समारोह में ही वो पाकिस्तान को न्योता भेजते हैं, सार्क कंट्री के तमाम देशों को वो न्योता भेज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान फोकस में है, तो पाकिस्तान को अगर वो न्योता भेजते हैं तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के इस कदम को उनके विरोधी भी न चाहते हुए भी उसकी बड़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। अब देखना यह है कि ये एक जो रिश्तों पे पड़ी बर्फ को पिघलाने का जो मसला हो सकता है, वो आगे जाकर क्या प्रैक्टिकलिटी लेता है, और जब बातचीत की बात आती है तब किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जेस्चरिंग होगी। अगर नवाज शरीफ आते हैं तो एक जेस्चरिंग होगी, क्योंकि बातचीत का सिलसिला जो है उसके साथ शुरू नहीं होगा, सिर्फ बर्फ पिघलेगी। तो बहुत बड़ा रास्ता अभी तय करना बाकी है, अभी पहले ही पड़ाव पे हम अटके हुए हैं। अभी क्या उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात कही आपने आखिर में कि बहुत बड़ा रास्ता अभी तय करना बाकी है, हम सिर्फ पहले पड़ाव पर अटके हुए हैं। लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने पहल कर दी है। ये दिलचस्प स्थिति है, इसको समझिए। नरेंद्र मोदी ने पहल कर दी है, जवाब पाकिस्तान और नवाज शरीफ की तरफ से आना है। सारे वक्त अखबारों की सुर्खियों से लेकर आकलन से लेकर प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का, सरकार का कॉम्पोजिशन, उसकी बनावट किस तरह की होगी, बड़े ओहदे किसके जाएंगे, सब तरह की व्याख्या हो रही है। सब तरह का, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अंदाजा, स्पेक्यूलेशन अंग्रेजी में कहते हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है। इन सब के बीच तमाम समीकरणों को भारतीय जनता पार्टी के, संघ के, रिश्तों के, मोदी का आकार इतना बड़ा बीजेपी में हो जाएगा, इसकी बहुत सारे लोगों ने एक समय पर कल्पना भी नहीं की थी। तो ये बहुत नाजुक समय है इन रिश्तों, इन व्यक्तिगत समीकरणों को देखने का, बदलने का। और सबसे ज्यादा अगर कोई इस पर नजर रखे हुए तो मेरे साथ ही मेरे भारतीय जनता पार्टी को लंबे वक्त से कवर करने वाले अखिलेश शर्मा। मैं अखिलेश से एक सवाल पूछूंगा, फिर आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। अखिलेश, ये मतलब सिर्फ संयोग है, मेरी शर्ट का रंग भी पीला, आपकी शर्ट का रंग भी पीला, ये क्या हमारे विचार मिलने वाले हमारी बातचीत में? आज रंग शायद पीला ही। आज जब बीजेपी दफ्तर गए थे तो वहां भी कई लोगों ने पीले रंग की कमीज पहनी हुई थी, तो आज ये एक संयोग ही है कि आज का रंग जो है पीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं बाकी की बात आपसे और करूंगा। थोड़ा सा अपनी शर्ट के बारे में, पुरानी शर्ट है मेरी, अखिलेश की शायद नहीं हो सकती है, उस पर चर्चा कर रहा था। इस रिपोर्ट को देखिए, मैंने कहा कि सबको सिर्फ और सिर्फ इसी बात में दिलचस्पी है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट आखिर होगी कैसे। 26 मई को जब नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तो उनके साथ और कौन कौन मंत्री किस किस हैसियत में शपथ लेंगे, राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है। एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक कई मंत्रालयों की शक्लें भी बदलेंगी और उसके हिसाब से प्राथमिकताएं भी। मिसाल के तौर पर गृह मंत्रालय से आंतरिक सुरक्षा का हिस्सा हटाया जा सकता है। आंतरिक सुरक्षा को प्रधानमंत्री दफ्तर से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए कोई राज्य मंत्री हो सकता है जो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करे। आईबी, एनआईए जैसी संस्थाओं को प्रधानमंत्री दफ्तर के अधीन किया जा सकता है। ओवरसीज मंत्रालय जैसे महकमे खत्म किए जा सकते हैं। शिपिंग और सड़क परिवहन को मिलाकर एक मंत्रालय किया जा सकता है। पेट्रोलियम, कोयला, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा, इन सबको एक विभाग के तहत लाया जा सकता है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज को जोड़ा जा सकता है और पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय खत्म भी किए जा सकते हैं। लेकिन मंत्रालयों का चेहरा बदलने के साथ नेताओं की प्राथमिकताएं भी बदलती दिख रही हैं। मसलन राजनाथ बटा हुआ गृह मंत्रालय लेने के इच्छुक नहीं है। ऐसी हालत में ये मंत्रालय अरुण शौरी को जा सकता है। राजनाथ रक्षा मंत्री बन सकते हैं और अरुण जेटली वित्त या विदेश मंत्रालय संभाल सकते हैं। ये साफ है कि इस कवायद में सुषमा स्वराज कुछ पीछे छूट सकती हैं। उन्हें 4 आला मंत्रालयों से बाहर रखा जाएगा। 20 साल बाद ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री को गठबंधन धर्म के नाम पर सहयोगी पार्टियों के आगे घुटने नहीं टेकने होंगे। साथ ही लोकसभा में मिला प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी को पार्टी के भीतर
अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करने की छूट दे रहा है। यही वजह है कि 26 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर सबकी नजरें लगी हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन खुर्शीद के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मोदी का अखिलेश अपना जो तजुर्बा है, और अंग्रेजी में कहते हैं कि मैनेजमेंट की एक थ्योरी है कि नेवर चेंज अ विनिंग फॉर्मूला। जिस फॉर्मूला से आपको सफलता हासिल हो रही हो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। उस फॉर्मूले को बेचा गया गुजरात के। मोदी कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर से सरकार चलाने में यकीन रखते हैं, ये उनका इतिहास है, टाइट लेकिन छोटे स्ट्रक्चर से। अब मोदी इस बात पर यकीन करते हैं, लेकिन ये अखिलेश बहुत बुरी खबर हो सकती है बहुत सारे बीजेपी के लोगों के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं? देखिए, सबको इंतजार था कि पार्टी कब सत्ता में आती है, कब मंत्री पद का सुख भोगने का मौका मिलता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सबको मौका नहीं मिल सकता। बीजेपी के अपने लोकसभा में 282 सांसद जीत करके आए हैं और सबको मंत्री तो बनना है नहीं। तो ये एक बड़ी दुविधा सबके सामने रहेगी कि क्या उनका नंबर आता है या नहीं आता है। लेकिन जहाँ तक मंत्रालयों का सवाल है, मुझे लगता है अभिज्ञान की ये फैसला हो चुका है कि कई सारे मंत्रालयों को आपस में मिला दिया जाएगा। ये एक पक्के तौर पर जानकारी मिल रही है कि ऊर्जा मंत्रालय को मिलाने की बात है, लेकिन एक दिलचस्प जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उसको लेकर के जो कोयला मंत्रालय है उसके अधिकारी नाखुश बताए जाते हैं। उनको लगता है कि ये फैसला ठीक नहीं होगा, क्योंकि मंत्रालयों की आपस की भी एक टक्कर रहती है। तो ये एक बड़े क्रांतिकारी जिसको बोलते हैं वो फैसले नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इतने आसान उनके लिए होगा, ये भी देखने की बात होगी। अखिलेश, दूसरी बात ये रही है कि उनके पारंपरिक काम करने के तरीके में, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको किसी फॉर्मूले से सफलता मिली है तो उसे कोई मैनेजमेंट दुनिया का नहीं कहता कि उसको आप बदलिए। उसमें अफसरशाही पर एक जबरदस्त पकड़। मैं और आप एक कार्यक्रम में साथ में थे, तब भी मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे उन्होंने कहा था कि अफसरशाही जो है वो फाइलों पर साइन करने को तैयार नहीं है। मोदी की अफसरशाही पर एक अलग किस्म की पकड़ रही है। क्या उसकी भूमिका किसी नेता के बनिस्बत ज्यादा प्रभावशाली, डोमिनेंट होगी? बिल्कुल, इस बात के ठोस संकेत मिल रहे हैं अभिज्ञान। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो विनिंग फार्मूला होता है उसे कोई बदलना नहीं चाहता है। और अगर आपको ये अंदाजा लगाना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कैसी होगी, तो आप जो वहाँ उनकी सरकार चलती रही है गुजरात में, उस पर अगर एक नज़र डालेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर हो जाएगी। कुछ वैसा ही नज़ारा यहाँ पर भी पेश होने जा रहा है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई सारे मंत्रालय जो हैं उन्हें कॉरपोरेशन में बदला जा सकता है। ये अपने आप एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि मंत्रालयों को निगमों में बदला जा सकता है और फिर उन निगमों के अध्यक्षों के तौर पर टेक्नोक्रेट्स की नियुक्ति की जा सकती है। इसमें एक फायदा जो दिखाई दे रहा है पार्टी को वो ये है कि इन लोगों को फिर राज्यसभा के रूट के जरिए नहीं लाना होगा, जहां पर कि बीजेपी को उन्हें राज्यसभा में लाने में दिक्कत हो सकती है। तो जाहिर है कि ये एक टेक्नोक्रेट्स पर एक उनकी डिपेंडेंस होगी, साथ ही नौकरशाहों पर भी किस तरह से काम करवाना है वो एक होगी। गुजरात में कितने मंत्री हैं जिनके नाम आप और हम शायद जानते भी नहीं होंगे, शायद कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो। ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का आकार जो होगा वो बहुत छोटा आकार होगा। करीब 20 के करीब ही कैबिनेट मंत्री होंगे और बाकी 30 के करीब जो है राज्य मंत्री होंगे। यानी मोटे मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि करीब 50 के करीब मंत्री 26 तारीख को शपथ लेंगे। जबकि यही आंकड़ा अगर आप तुलना करेंगे यूपीए सरकार से, तो जब यूपीए ने सरकार छोड़ी थी तब उसके पास 71 मंत्री थे। तो यानी 20-21 मंत्री तो वैसे ही आपको कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत दिलचस्प होगी ये सब बातें। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम आपसे मिलते रहेंगे, आपके रंग की शर्ट भी पहनते रहेंगे और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का। बात बीजेपी की हो रही है, नरेंद्र मोदी की हो रही है, नवाज शरीफ को दिए गए न्योते की हो रही है। तो एक ब्रेक के बाद बात कांग्रेस की, कि कांग्रेस से अब आवाजें कैसे उठ रही हैं राहुल गांधी को क्वेश्चन करते हुए। बात बीजेपी की हो रही थी, नरेंद्र मोदी की हो रही थी, तो अब बात कांग्रेस की, राहुल गांधी की। हिंदुस्तान टाइम्स देश के प्रतिष्ठित अखबारों में से है। उसकी एक हेडलाइन थी जो मैंने उस दिन अखबार के फ्रंट पेज पर देखी और उसमें अंग्रेजी में उस हेडलाइन में लिखा था, कांग्रेस टेक्स फुल
अनअकाउंटेबिलिटी, यानी कि कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है इस तरह की हार के बाद। ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की हेडलाइन थी। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। बैठकें तो होती हैं कांग्रेस पार्टी में। एक बार मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी और सीडब्ल्यूसी की बैठक को मैं कवर करने गया था, तो उसमें जब कैमरा घूमा और सीडब्ल्यूसी के सदस्य तमाम बैठे हुए थे, तो उसमें से गिनती कर कुछ ऐसे थे जो लोकसभा चुनाव लड़कर आए थे और ज्यादा उस बैठक में वो मौजूद थे जो कांग्रेस की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं। तो इस तरह के मसलों से कांग्रेस जूझ रही है। देखिए रिपोर्ट। राहुल की युवा ब्रिगेड के अहम सदस्य माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस सख्ते में है। देवड़ा ने कहा है कि क्या राहुल के सलाहकार जमीन से जुड़े हुए थे। पार्टी के भीतर ये आवाज उठ रही थी कि जो लोग फैसले ले रहे हैं उन्हें कोई चुनावी अनुभव नहीं है। पार्टी में न उनकी हैसियत थी, न साख, न इज्जत और न ही विश्वसनीयता। नेता और सांसद जो कह रहे थे उन्हें वो सुन नहीं रहे थे। हम में से बहुत सारे लोग महसूस करते रहे कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। मिलिंद देवड़ा ने यहां तक कहा कि सलाह देने वाले ही नहीं, लेने वाले भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये जोड़ा है कि अब तय करना होगा कि पार्टी एनजीओ की तरह चलेगी या राजनीतिक दल की तरह। मिलिंद इस आलोचना में अकेले नहीं हैं। उनके साथ प्रिया दत्त भी खड़ी हैं। Me being a member of parliament or somebody being an MLA or a corporator, विधायक या सांसद ही होते हैं जो जमीन पर काम करते हैं, सीधे जनता से जुड़े होते हैं। हम ही हैं जो लोगों के मुद्दे सुलझाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। मुझे लगता है हमारे नेतृत्व को जनता से जुड़ाव के इस खालीपन को भरने की जरूरत है। we need to bring that right up to the leadership. देवड़ा के इस इंटरव्यू पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने आलाकमान को बाकायदा एक रिपोर्ट भेजने का फैसला किया। नेशनल लीडर्स या कोई एमपी इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो उनकी रिपोर्ट जो है मैं स्टेट हमारा हाईकमांड जो है उनके पास भेजते रहता हूँ। और इस बारे में भी जो भी रिपोर्ट यहाँ पर मैं सेंट्रल हमारे कमेटी के पास भेजूंगा वो उसके ऊपर विचार करेंगे। हालांकि कांग्रेस के नेता ये याद दिला रहे हैं कि राहुल ने खुद हार की जिम्मेदारी ली है। कुछ ऐसे लोगों को भी मौका मिल गया जो लोग राजनीतिक रूप से उतने न तो परिपक्व थे और न अनुभवी थे, और उनकी गलत सलाहों पर हमको नुकसान हुआ। इस करारी हार ने कांग्रेस से वो कुव्वत भी छीन ली है जो हर हार के बाद जिम्मेदारी तय करने के लिए एक कमेटी बना दिया करती थी। कमेटी तो अब तक नहीं बनी है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जो अंदर अंदर घुमड़ रहे थे खुलकर बरस रहे हैं, तो कुछ सिर्फ बूंदाबांदी कर रहे हैं। टीम राहुल पर सवाल उठाना कहीं न कहीं राहुल गांधी पर ही सवाल उठाना है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम खुद बनाई थी। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो आखिरकार राहुल गांधी पर सवाल उठ ही गया। जो युवा ब्रिगेड है उन्हीं से कांग्रेस का बड़ा इतिहास है। आज उसका समय नहीं आपको उस पर बताने का, लेकिन कांग्रेस में जब भी कोई युवा ब्रिगेड हुआ है, कांग्रेस के बड़े परिवर्तनों में आवाज वहां से ही उठी है। तो आवाज इस बार मुंबई के नेता मिलिंद देवड़ा की तरफ से उठी है। मनोरंजन भारती हमारे साथ मौजूद है। मनोरंजन, क्या होगा, क्या राहुल गांधी के खिलाफ और आवाजें उठ सकती हैं? अभिज्ञान देखिए, ये तो महज शुरुआत है यार। आप इतनी बुरी तरह से हारे हैं तो क्या लोग बोलेंगे भी नहीं। ये एक आदमी ने बोला है। यदि आप इतनी बड़ी पार्टी है, 125 साल से पुरानी पार्टी है, और आप इस बार सिमट के 50 से नीचे आ गए हैं, तो आखिर जो लोग हैं उनका भी तो जमीर है, वो तो आपको क्वेश्चन करेंगे ही। ये तो वही हाल हो गया कि यदि आपको कोई काम दिया गया है और आप उसको ठीक ढंग से ना कर पाए, उसके बाद भी कोई आपसे सवाल ना पूछे। यही बुनियादी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि वो एक परिवार की ओर देखती है, और ये सच्चाई भी है। परिवार है तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है तो परिवार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परिवार है तो कांग्रेस पार्टी है, तो इसलिए परिवार की तरफ देखना इनके लिए जरूरी है। लेकिन वहां पे यदि परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो एक मिल बैठ करके एक ऐसा कोई एक प्रोग्राम तय करना है, ये भी जरूरी है। लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल के लिए पूरा मैदान खाली होगा। अभी अगले 5 साल तक और अगले कुछ दिनों तक एक अच्छा हनीमून पीरियड रहेगा लोगों का, और
बीजेपी के इस सरकार के साथ, और बीजेपी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपना बहुमत है, तो इसलिए वो जो चाहे वो कुछ कर सकते हैं। और यूपीए 2 की छवि इतनी खराब हुई थी कि यदि नरेंद्र मोदी थोड़ा भी परफॉर्म करेंगे तो लोग खूब वाहवाही करेंगे। ऐसे में अपने पार्टी को बचा के रखना, एकजुट रखना और दोबारा वापस कम बैक करना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके लिए यदि कोई आलोचना करता है तो उसके ऊपर कूद पड़ना कि मिलिंद को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। वो जो कह रहा है उसके बात पर ध्यान देने की जरूरत है। मनोरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोरंजन का मानना है कि जो कह रहा है उसकी बात पर ध्यान दीजिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं उसकी बात पर ध्यान दीजिए। सियासत में सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब जरा बिहार की बात करें, वहां बहुत सारे नेता जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, सुन भी लिए और समझ भी लिए। इसलिए बिहार की सियासत में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। कभी एक दूसरे के खिलाफ रहने वाली पार्टियां करीब आती दिख रही है। आज लालू प्रसाद की आरजेडी ने जेडीयू सरकार को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया। लालू प्रसाद की आरजेडी के 21 विधायक हैं, वहीं जनता दल यूनाइटेड के 114 विधायक हैं। आरजेडी के समर्थन के बाद जेडीयू सरकार को अब किसी तरह का खतरा नहीं है। ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले के बाद सरकार को खतरा हो सकता था। हम उस सरकार को, जीतन राम मांझी के सरकार को, पूरा कोशिश रहेगा कि सरकार पर कोई आंच नहीं आवे। बिहार पहला राज्य बनेगा जहां सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करके एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। नाटक अभी चालू है, अभी पूरा पर्दा नहीं उठा है और यही सब संकेत और मिलने वाले हैं। समय आ गया है कि सेक्युलर ताकतों को इकट्ठा होना होगा। जब जमीन खिसक गई पैर के नीचे, उन्होंने घबराहट में एक डेस्परेट मूव किया है। 125 करोड़ लोगों के लिए ये शुभ संकेत। जुगाड़ टेक्नोलॉजी में माहिर है नीतीश कुमार जी। मंच पे चढ़ चढ़ के बड़ी बड़ी बातें नीतीश जी लालू जी के खिलाफ बोल रहे थे, लालू जी नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे थे, और आज इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ा। तो ये बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। बगैर मांगे हुए राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दिया, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को अपने परिवार की चिंता है। कॉमनल फोर्स के साथ न हम खड़ा हो सकते हैं और न बहिष्कार करके कॉमनल फोर्स को ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के हम समर्थन दे सकते हैं। वो तो एक साथ थे और आज भी एक साथ है, एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारा समर्थन रहेगा, इनके गुण और दोष की समीक्षा भी हम हमारी पार्टी करते रहेंगे। और एक नजर डालते हैं बिहार यूपी में लोकसभा चुनाव में पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत पर। जी हां, इसके जरिए आप समझ सकेंगे कि क्यों बीजेपी के खिलाफ इन दोनों राज्यों में तमाम विरोधी पार्टियों को एकजुट होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हिदेश जोशी की यह खास रिपोर्ट। मोदी की आंधी में सारे विरोधी उड़ गए। अब बिहार में राजनीतिक जमीन बचाने के लिए वो नेता साथ आ रहे हैं जो कभी सामाजिक न्याय की जंग में एक साथ रहे, लेकिन बाद में एक दूसरे के विरोधी बन गए। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने फिलहाल राज्य में विधानसभा चुनाव टालने के लिए जेडीयू का साथ देने का फैसला किया है, लेकिन लालू और नीतीश कुमार की ये दोस्ती अगले विधानसभा चुनाव में भी जारी रह सकती है, क्योंकि अभी हुए लोकसभा चुनाव के हिसाब से राज्य में बीजेपी लोक जनशक्ति गठबंधन को कुल 35.8% वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पास 28.5% और जेडीयू के पास कुल 15.8% वोट हैं। यानी इनके जोड़ने से ही राज्य में लालू और नीतीश बीजेपी का सामना कर सकते हैं, क्योंकि तब बीजेपी गठबंधन के 35.8% वोटों के सामने उनके पास 44% से ज्यादा वोट होंगे। वक्त की मांग है, सिचुएशन का डिमांड है कि ऐसे लोग एक हों, वरना जो हाथ देश के सामाजिक ताने बाने को तहस नहस करने की तरफ बढ़ रही है, उनको नाकामयाब बनाना जरूरी है। उधर बिहार के पड़ोसी यूपी में भी लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लगा दिया, लेकिन यहां
बीजेपी को अपने दम पर बिहार से कहीं अधिक 42.3% वोट मिला। समाजवादी पार्टी को यूपी में 22.2% और बीएसपी को 20% से कुछ कम वोट मिला, जबकि कांग्रेस को केवल 7.5%। इन तीनों पार्टियों के जुड़ने से करीब 50% वोट बनता है, लेकिन यूपी में ना तो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और ना ही यहां ऐसे किसी गठबंधन की उम्मीद की जा सकती है जिसमें मायावती और मुलायम एक साथ आ जाएं। लेकिन बिहार में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के नाम पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जरूर अगला विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं। 80 के दशक के आखिर तक यूपी और बिहार में कांग्रेस एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी और सोशल इंजीनियरिंग यानी सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पर तमाम पार्टियां उसके खिलाफ एकजुट हुई और उसे अपदस्थ किया। अब इन्हीं पार्टियों को लगता है कि इन राज्यों में बीजेपी एक खतरनाक ताकत के तौर पर उभर रही है और उसके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, उसके बाद केजरीवाल का क्या है हाल। तो जिस पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की दुकान बनी और टिकी थी, उन्होंने वही करने से मना कर दिया। आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करने से तौबा कर लिया। बुधवार को केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 4 में भेजे गए और बाहर ये बवाल चलता रहा। पुलिस ने धारा 144 लगाई और योगेंद्र यादव समेत 59 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गुरुवार को तिहाड़ के बाहर आपके समर्थक नजर नहीं आए। या तो सन्नाटा दिखा या फिर पुलिस दिखी। आपका नायक फिलहाल सलाखों के पीछे है और तिहाड़ के बाहर सन्नाटा। कभी आंदोलनकारी थे तो यहाँ जनसैलाब उमड़ा था, आज नेता हैं तो जनता नदारद। ये वक्त वक्त की बात है, जहाँ वक्त बलवान होता है, आदमी नहीं। गुरुवार को केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल पहुंची उनकी पत्नी ने भी नाराजगी जताई। क्यों बेल लेंगे? वो पैसे क्यों देंगे जब वो क्रिमिनल नहीं है? तो पैसे देने का मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो क्रिमिनल है। जाहिर है केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी को अगला कदम नहीं सूझ रहा है। वो कभी कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कभी बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। हमने कोर्ट से, मैजिस्ट्रेट से ये दलील दी, ये बताया कि इसमें बेल बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड का सिर्फ महत्व यही होता है, उसका औचित्य यही होता है कि भाई जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है वो अगले ट्रायल को फेस करे, अगले वाले पेशियों पर आ जाए। लोगों को घसीट घसीट के मारा गया, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और मीडिया के लोग भी वहां मौजूद थे, उनके साथ भी अभद्रता की गई। क्या ये इस बात का संकेत है कि निजाम बदल गया है, सरकार बदल गई है, अब तानाशाही चलेगी पुलिस की? पार्टी में अब ये भी विचार चल रहा है कि इस घटना को आंदोलन की शक्ल देकर जनता की सहानुभूति कैसे हासिल की जाए। कल शाम को पूरे दिल्ली के वॉलंटियर्स की कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हम लोग बुला रहे हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद जो भी अदालत का फैसला आएगा उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम उसका अवलोकन करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कल शाम के बाद इस पूरे मुहिम को पूरे दिल्ली में हम लेकर के जाएंगे। उधर अदालत में शुरू से ही इंकार करने के बाद आखिरकार योगेंद्र यादव ने 5,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा होना मंजूर किया। आम आदमी पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जाहिर है मामला कोर्ट से जुड़ा है और अब इंतजार शुक्रवार को होने वाली सुनवाई का रहेगा। दिल्ली से परिमल कुमार और गिरीश चंद्रा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।
और आखिर में आनंदीबेन, मैंने अपने एक सहयोगी साथी को यह बात काफी लंबे समय पहले बताई थी कि अगर नरेंद्र मोदी वाकई भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला देते हैं और प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आनंदीबेन संभवतः उनके और वहां के गुजरात के नेताओं की पसंद होंगी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के लिए। ऐसा ही हुआ। आनंदीबेन गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री है। मां बेटे की मुलाकात के इस भावुक दृश्य ने भारतीय राजनीति के शोर शराबे में फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अहमदाबाद छोड़ने से पहले भारत के मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन से मिलने पहुंचे। मां ने भरपूर आशीष दी। આપણા ગુજરાતનો રિવાજ છે અને એટલે અત્યારે જ્યારે હું ગુજરાત છોડીને જઈ રહ્યો છું। इसके पहले आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। वो अपने रसोइये और सहायक को अपने साथ ले आए हैं। उनके 3 निजी सचिव ओपी सिंह, दिनेश सिंह और तन्मय भी उनके साथ रहेंगे। इसी के साथ गुजरात की राजनीति का एक दौर पूरा हुआ। गुजरात का मुख्यमंत्री अब देश का प्रधानमंत्री है। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी से लड़ने की होगी, लेकिन परिवार और समर्थकों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी का समर्थन रहा तो ये काम आसानी से हो पाएगा। गांधीनगर से कैमरामैन नेटवर्क के साथ राजीव, एनडीटीवी इंडिया के लिए।